हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। 70 क्वेश्चंस अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में जो व्यापारिक मार्ग थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, महाजनपद काल में जो व्यापारिक मार्ग थे, युद्ध था, संपर्क व्यापार था, शिक्षा था। ठीक, तो संपर्क और व्यापार जो था ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, ये मार्ग स्थल और जल दोनों प्रकार के थे। ठीक है, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान आसान होता था। महाजनपद काल में राजा को क्या माना जाता था? राजा को देवता मानते थे, सर्वोच्च शासक, व्यापारी या शिक्षक। ठीक, तो राजा क्या था? सर्वोच्च शासक था, जिसके हाथ में प्रशासन, न्याय और सेना का नियंत्रण होता था। उसकी शक्ति जो थी वो केंद्रीकृत थी। राजा की शक्ति क्या थी? केंद्रीकृत। महाजनपद काल में धर्म का उद्देश्य क्या था? युद्ध, नैतिकता, व्यापार या शिक्षा? तो धर्म जो था वो क्या था? नैतिकता। इसका उद्देश्य था नैतिकता और आचार संहिता को बनाए रखना। ये समाज को व्यवस्थित करने का माध्यम था। ठीक है, ये समाज को क्या करता था? व्यवस्थित करता था। अहिंसा, महाजनपद काल में अहिंसा का क्या महत्व था? युद्ध को बढ़ावा देना, नैतिक जीवन का आधार, व्यापार बढ़ाना या फिर शिक्षा सुधारना? तो अहिंसा क्या था? वो नैतिक जीवन का आधार तय करना। नैतिक जीवन का आधार तय करना ये अहिंसा का मुख्य उद्देश्य था। विशेष रूप से बौद्ध और जैन धर्म में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लोगों का रुझान इन धर्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, यही अहिंसा का सिद्धांत है। और यहाँ तक कहा गया कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से हिंसा ना करो, सोचो भी ना मन में, बोलो भी ना मन कि हम मार देंगे, ये कर देंगे। ना सोचना है, ना बोलना है और ना करना है। तीनों तरफ से अहिंसा होनी चाहिए। जब किसी का विचार दूषित होता है तभी उसका जो बोलना होगा वो दूषित होगा और फिर उसी से उसका कर्म। इसलिए कहा गया जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। इससे समाज में करुणा, दया और शांति को बढ़ावा मिला। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। इसमें तो कृषि तक को बैन किया गया है जैन धर्म में, कि कृषि करने पे भी हिंसा हो जाती है। बौद्ध धर्म ने भी इसे नैतिक जीवन का आधार बताया। इससे सामाजिक हिंसा में कमी आई और नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। तपस्या का क्या अर्थ था? धन कमाना, आत्म संयम, त्याग, व्यापार, युद्ध करना। क्या चीज़ है? ठीक है, आत्म संयम और त्याग जो है ये है तपस्या का अर्थ। आध्यात्मिक साधना से महाजनपद काल में विशेष रूप से जैन धर्म में तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया गया। साधु संत सांसारिक जीवन को त्याग करके कठोर साधना करते थे ताकि जो आत्मा है उसकी शुद्धि हो सके। बौद्ध धर्म में संयम और मध्यम मार्ग पर बल दिया गया। तपस्या का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और जीवन के उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना था। बात समझ में आई? Yes, sir. महाजनपद काल में पंच चिन्हित सिक्के ये किस धातु के होते थे? जो पंच चिन्हित सिक्के थे ये सोने के थे, चांदी के थे, तांबे के थे, लोहे के थे। तो ये किसके होते थे? चांदी। बात समझ में आई? Yes, sir. चांदी के बने होते थे। ये प्राचीन भारत की सबसे प्रारंभिक मुद्रा प्रणाली का हिस्सा थे और इन सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे। उनकी पहचान और वैधता को दर्शाते थे। इनके उपयोग से व्यापारिक लेन देन आसान हुआ और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली। ठीक है, ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. महाजनपद काल में सेना में कौन कौन शामिल होता था? केवल पैदल, केवल घुड़सवार, रथ, घोड़े, पैदल या फिर पैदल सैनिक या हाथी? तो रथ होता था। ठीक है, घोड़े भी थे और पैदल सैनिक। ऋग वैदिक काल से ही घोड़े हैं। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों आंसर बिल्कुल सही है। इन सभी का उपयोग युद्ध में अलग अलग रणनीति के लिए किया जाता था। रथ में युद्ध गति और शक्ति का प्रदर्शन करते थे, शक्ति देते थे। घुड़सवार जो होता था तेज आक्रमण के लिए उपयोगी थे
और पैदल सैनिक संख्या में अधिक होते थे और इस प्रकार सेना राज्य की रक्षा और उसके विस्तार का मुख्य साधन बनी हुई थी। महाजनपद काल में कर का उपयोग किस लिए किया जाता था? केवल युद्ध के लिए, केवल शिक्षा के लिए, प्रशासन और सेना के लिए? आंसर क्या होगा? प्रशासन और सेना। ठीक है, उपयोग प्रशासन और सेना। इसमें कर जो था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य को कहाँ से पैसा मिलता था? टैक्स से। राजा प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर वसूलता था, जैसे भूमि कर, व्यापार कर। इन करों से प्राप्त धन से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता था। ठीक है ना। सेना को बनाए रखा जाता था, जिससे राज्य जो होता था वो मजबूत और संगठित होता जाता था। समझ में आ रही बात? कभी दोबारा अगर ये मिले तो पहचान लोगे? दूसरा ड्रेस पहन के आए तो पहचान लोगे ना। ऐसा ना हो कि जिस ड्रेस में पहचाने हो दोबारा दूसरे ड्रेस में मिले तो फिर पहचान ना पाओ। क्वेश्चन भी अपना ड्रेस चेंज करता है। ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन अपना ड्रेस चेंज कर ले, मुखौटा लगा ले, कुछ भी कर ले, है ना, तो पहचान जाओ। ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। महाजनपद काल में नगर किसके केंद्र थे? शिक्षा के, धर्म के, व्यापार के, युद्ध के। तो जो महाजनपद काल में नगर हैं, नगर बने कैसे? व्यापार के कारण। ठीक है, व्यापार ने नगर बनाया, है ना। जहाँ आर्थिक लेन देन बढ़ा वहीं नगरीकरण शुरू हुआ, वहीं विकास शुरू हुआ, है ना। तो महाजनपद काल में नगर मुख्यतः व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र। आज भी अगर देखोगे तो दिल्ली, भारत में जो प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये प्रमुख महानगर हैं। और ये क्या है? व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। ये व्यापारिक मार्गों के किनारे नगर विकसित हुए, जहाँ व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग रहते थे। इन नगरों में बाजार, कार्यशालाएं, प्रशासनिक केंद्र होते थे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, नगरीकरण का विकास हुआ। पाटलिपुत्र, उज्जैन और वाराणसी ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बात समझ में आई? महाजनपद काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? महाजनपद काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, काशी। पक्का? बहुत बढ़िया। महाजनपद काल में गंधार महाजनपद में स्थित था। ठीक है, ये भी याद रखना है। गंधार महाजनपद में है कौन? तक्षशिला। विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी, राजनीति की, चिकित्सा की, युद्ध कला की, दर्शन की, इसकी सबकी शिक्षा दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रसिद्ध था। दुनिया के दूर दूर के बच्चे इसमें एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे। सबका एडमिशन भी नहीं होता था। ठीक है, दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आकर के पढ़ते थे। आज दुनिया के अलग अलग देशों में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो सोचते हैं अमेरिका की फला यूनिवर्सिटी में मेरा एग्ज़ाम हो जाए, इंट्रेंस हो जाए, क्वालिफाई कर जाऊँ, मैं वहाँ पढ़ लूँ, हमारा एडमिशन हो जाए। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में पीछे हुए हैं। तक्षशिला ने भारतीय शिक्षा और बौद्धिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तब भारत विश्व गुरु था। हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास पावर होगी। पावर हो चाहे पैसे की हो,